नमस्कार मित्रों। आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड का न्यू सिलेबस जारी किया है उसमें जो 9th से 12th तक की बुक्स थी वो हटा दी गई है और उसमें स्पेशल कहानियां लगाई है। तो आज हम जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार उसका अध्ययन करेंगे। तो यह जो कहानी है ये इनके 5वें कथा संग्रह से ली गई है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1936 और इनका 5वां जो कथा संग्रह वो क्या है इंद्रजाल। तो जो ये पुरस्कार कहानी है वो एक ऐतिहासिक कहानी है और साथ में एक प्रेम कहानी भी है। ऐतिहासिक कैसे कि इसमें जो कौशल है कि कौशल के दुर्ग पर एक मगध का राजकुमार कौन है अरुण, वो इस पर आक्रमण करता है और इसकी सहायता कौन करती है कौशल की एक सैनिक की बेटी है मधुलिका, तो वो इसकी क्या है इसमें सहायता करती है। लेकिन बाद में क्या है यह योजना असफल हो जाती है। इसमें साथ में एक प्रेम कहानी और ऐतिहासिकता दोनों इसके अंदर विद्यमान है। अब पहले लेखक परिचय। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। अब लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद 1890 यानी जन्म कब हुआ था 1890, मृत्यु कब हुई थी 1937 में। कहाँ हुआ था काशी में हुआ था और ये सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी जो इनका घराना था वो किस नाम से जाना था सुगनी साहू के नाम। और काशी में इनका घराना इतना प्रसिद्ध था कि या तो लोग जो काशी नरेश थे उनको ऐसे हाथ जोड़ के हर हर महादेव बोलते थे या इनको बोला जाता था। 1909 में इंदु के संपादक से इनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई। अब क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद की जो साहित्यिक यात्रा है कब प्रारंभ हुई थी 1909 से हिंदू के संपादन से। जो कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 तक अनवरत चलती रही यानी लगातार चलती रही 1909 से 1935। इन्होंने उपन्यास निबंध कहानियां उपन्यास काव्य गद्य काव्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है जो दो भाषाएं जिसमें मिश्रित हो यानी गद्य पद्य दोनों उसमें हो वो क्या होता है चंपू काव्य आदि तत्कालीन सभी विधाओं में सिद्ध हस्त से लिखा है। वे भारतीय संस्कृति धर्म और दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता है। मानव चरित्र के विविध गुप्त और जटिल पक्षों के उद्घाटक थे। आधुनिक भारतीय समाज के खोखलेपन का निर्दर्शन इतिहास के अवशेषों में से मार्मिक एवं प्रेरक प्रसंगों का चयन राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा नारी के व्यक्तित्व में ममता श्रद्धा त्याग शक्ति और शौर्य का क्या है अवतरण प्रकृति और मानव के संघर्ष एवं सहयोग का धूप छाई अंकन नियति के विधान और मानवीय प्रयत्नों द्वारा दोनों के सहयोग से क्या है मानव के उत्थान पतन का चित्रण इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी अजातशत्रु, ये क्या है नाटक है और ये सभी क्या है ऐतिहासिक नाटक। कौन कौन से चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी अजातशत्रु। अब चंद्रगुप्त की जो नायिका है उसमें कौन सी है देवसेना। स्कंदगुप्त में कौन सा गीत है कार्नेलिया का जो गीत आता है पहले 9th से 12th तक की जो बुक्स हमने पढ़ी थी उनमें ये लगा हुआ है। तितली कंकाल और इरावती ये इनके 3 मात्र उपन्यास है और इरावती क्या है एक इनका अधूरा उपन्यास है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा है मंगलसूत्र। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है तितली कंकाल इरावती या गोदान, तो कौन सा नहीं है गोदान। कामायनी, अब कामायनी क्या है महाकाव्य है जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1935। देवव्रत कहानी संग्रह आदि इनके प्रसिद्ध है। अब ये हमारा पाठ परिचय। पुरस्कार कहानी इनके 5वें कथा संग्रह जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में से ली गई है। यानी पुरस्कार जो कहानी है वो किससे ली गई है इनका जो 5वां संग्रह कब प्रकाशन वर्ष 1936 और उसका नाम क्या है इंद्रजाल। इस कहानी के चरित्रों में भाव सौंदर्य अंतर्द्वंद और मनोवैज्ञानिक चढ़ाव उतार दर्शनीय है। कौशल के राज्य परंपरा के निमित्त अपना खेत देकर भी प्रतिदान स्वीकार न करने वाली
मगध के राजकुमार अरुण के सपनों में खोकर कौशल के दुर्ग पर आक्रमण से सहयोगिनी बनती है। इसमें दो ये नायक नायिका कौन है, अरुण और मधुलिका। तो इसमें जो कौशल में एक नियम था, क्या था कि प्रतिवर्ष राजा क्या था, हल चलाता था यानी कृषि करता था। तो उसके लिए एक किसान का खेत चुना जाता था। तो वो खेत किसका था, मधुलिका का। लेकिन मधुलिका ने क्या किया, बाद में राजा जो होता था उसका उसको मूल्य देता था। लेकिन मधुलिका ने क्या कहा कि ये मेरे पूर्वजों की धरती है तो मैं इसका मूल्य कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। तो पहले तो इन्होंने यहाँ देशभक्ति दिखा दी। बाद में ये जो राजकुमार अरुण है, कहाँ का राजकुमार था, मगध का, कि मगध के राजकुमार के इसके क्या है, प्रेम जाल में ऐसे फंस के क्या है, कौशल के दुर्ग पर आक्रमण के करने की सहयोगिनी बनती है। लेकिन लास्ट में क्या है, इसकी जो देशभक्ति है वो जागृत हो जाती है और स्वयं जो इसका सेनापति था कौशल का, तो उसके पास जाती है और सारी योजना बता देती है। फिर वो राजा के पास लेके जाता है। ये कहानी अब हम आगे पढ़ेंगे। लेखक ने उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम, स्वयं प्रेम के संघर्ष के की कहानी को बड़े मार्मिक ढंग से, यानी अब पर क्वेश्चन आ सकता है कि पुरस्कार कहानी में क्या दिखाया गया है, कि राष्ट्र प्रेम और स्वयं प्रेम के बीच संघर्ष दिखाया गया है। अब मूल पाठ। आद्रा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष हो रहा है। प्राचीर के एक निरंबर कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उरोरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही है, यानी जो भूमि में बारिश होती है वो तो क्या होती है, सौंधी सौंधी, यानी उसमें खुशबू आती है। नगर तोरण से, यानी जो बाहर नगर का द्वार है, से जय घोष हुआ और भीड़ में गजराज का चामरधारी सूंड उन्नत दिखाई पड़ा, यानी हाथी का क्या है, सूंड दिखाई दिया। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। अब ये क्या है, उसका आगे पहले एक उत्सव का आयोजन होता है, उसके बाद क्या है, राजा कृषि का कार्य करता है। रथों, हाथियों, अश्वारोहियों की क्या है, पंक्ति जमा गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल अमर पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम, खिलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़ रही थी, यानी फूलों की वर्षा कर रही थी। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वयं सत्ययन किया और स्वर्ण रंजित हल, यानी जो सोने की हल था उसकी मूठ कैसी थी, स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर, यानी उसका जो हत्था वो पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पृष्ठ बैलों को चलने का आदेश दिया, यानी हल से क्या लगे हुए थे, बैल बंधे हुए थे, तो उनको क्या है, चलने का संकेत दिया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खिलों और क्या है, फूलों की वर्षा प्रारंभ की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था, कौन सा, कि एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूम होती थी। जिस दिन महाराज कृषक बनते थे उस दिन पहले किसकी पूजा होती थी, इंद्र भगवान की। गोंठ होती। नगर निवासी क्या है, उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव को क्या है, बड़े चाव से आकर योग देते, यानी उसको देखने आते थे। अब कौन देखने आया, मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठकर बड़े कौतूहल से वह दृश्य देख रहा था। बीजों का था लिए एक कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत किसका था, मधुलिका का, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका ही को मिला। वह कुमारी थी, यानी वह कुंवारी थी, यानी शादीशुदा नहीं थी, सुंदरी थी। कोसीय वसन यानी रेशमी वस्त्र उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों, अलक क्या होते हैं, बाल, यानी अपने रूखे बालों को
कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी नहीं थी। शुभ्र यानी सफेद, श्रम कणों यानी पसीने की बूंदों की भी कमी नहीं थी। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे। संपन्न और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिंहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने क्या है शिथिलता न दिखाई। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था किसको? कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितना सरल चितवन। पहले सेकंड ग्रेड का जब पेपर हुआ था तब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो कि आह कितना भोला सौंदर्य और कितनी सरल चितवन, ये लाइन इसमें उठा के दी थी। और ये पूछा था कि ये पाठ्य पुस्तक में भी कौन से कहानी या रचना से ली गई है। तो आप ये जो मैं साथ में बताती जाऊं वो नोटबुक में नोट करते जाएं। उत्सव का प्रदान करते समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दे दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। यह क्या था? राजकीय अनुग्रह था। अनुग्रह यानी कृपा, क्योंकि उसका खेत क्या गया ले लिया गया था और उससे क्या है उसके बदले में उसको स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें कि स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर क्या है न्यौछावर करके बिखेर दिया। अब इतने ये क्या थी, इसने पहले तो ले ली और बाद में कहा है महाराज पर बिखेर दी। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति यानी ऊर्जावान मूर्ति लोग आश्चर्य से देखते रहे। महाराज की भुकुटी क्या होती है यानी जो बोएं होती है वो भी जरा चढ़ी ही थी। मधुलिका ने सविनय किया यानी उनका वो मूल्य नहीं लिया। देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। तो अब ये लाइन पूछी जा सकती है ये कि देव ये मेरे लिए पितामहों की भूमि है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी कहानी से ली गई है या ये किसका कथन है। महाराज के बोलने से पहले वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, प्रबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार यानी राजकीय कृपा का तो तिरस्कार कर रही है। तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है और फिर क्या है कौशल का यह राष्ट्रीय सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तो आज से क्या है राजकीय संरक्षण पाने की अधिकारी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय संरक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। यह कथन किसका है? मधुलिका। वो किसका था? वृद्ध जो मंत्री का। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मैंने कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका क्या हो गई? उत्तेजित हो गई। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, क्या कहा कि अब ये मधुलिका कौन है? देव, वाराणसी युद्ध के अनियंतर वीर सिंह मित्र की है एकमात्र कन्या। अब मधुलिका के पिता का क्या नाम है? सिंह मित्र। और कौन से युद्ध में इसने वीरता दिखाई थी? वाराणसी के युद्ध में। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या यानी कन्या किसकी बेटी है? सिंह सेन की। और मगध का यह राजकुमार कौन आया हुआ है? अरुण आया हुआ है। तो मगध के सामने किसकी लाज रखी थी? कौशल की। हाँ देव, सैन्य मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। कि देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को क्या है इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है। यह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति प्रति वर्ष भर देखता है। वह राजा का खेत कहा जाता है। यानी जिसकी भूमि है वही उसकी क्या करेगा? देखभाल करेगा। लेकिन यह भूमि किसकी कहलाएगी? राजा की। महाराज को विचार विमर्श से क्या है कि से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा क्या है विसर्जित हो गई यानी सभा समाप्त हो गई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी क्या थी? चुपचाप बैठी थी। पर्ण यानी कुटीर। पर्ण कुटीर क्या होती है? यानी जो पत्तों की कुटियां।
अब रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था, यानी उस दिन क्या था, फिर महल में रात्रि में उत्सव भी बनाया जाता है। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वह विश्राम भवन में क्या है, जागरण कर रहा था। क्यों? आंखों में नींद न थी। प्राची यानी दीवार, प्राची क्या है, दीवार में जैसे गुलाबी खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर, क्या है कि कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ, द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण उग रहे थे। अश्व के पैरों के बाद चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया, यानी जैसे बाण से तीर निकलता है वैसे वह निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता हुआ अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां कौन थी, मधुलिका बैठी थी। जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी। अब अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से क्या है, अच्युत होकर पड़ी है, यानी ऐसे लग रहा है कि शाखा से वो अलग हो गई है। सुमन मुकुलित थे, भ्रमर निष्पंद। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया, उस सुषमा को देखने के लिए। किसको? मधुलिका को देखने के लिए। परंतु कोकिल बोल उठी। उसने अरुण से प्रश्न किया। क्या किया? छी छी छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? यानी कौन बोल उठी? कोयल बोल उठी, यानी कोई युवती सोई हुई है और तुम उसको क्या है, उसका सौंदर्य देख रहे हो। मधुलिका की आंख खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम्हें न कल उत्सव की संचालिका रही हो कि? भद्रे यानी कि देवी, आप ही क्या थी, कल के उत्सव की क्या थी, संचालिका थी। अब मधुलिका, उत्सव, हाँ उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान, क्या आपको कल का सौपन सता रहा है? भद्र यानी युवक, क्या कि आपको कल का सौपन सता रहा है? आप क्या आप मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? अब अरुण का कथन, मेरा हृदय उस छवि का भक्त हो गया है देवी। मेरे इस अभिनय का, मेरी विडंबना का, कि मेरे इस अभिनय का या मेरी जो विडंबना है उसका। आह, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित है। क्षमा करो, जाओ अपना अपने मार्ग। अब मधुलिका कहती है कि आप मुझे क्षमा करो और अपने मार्ग में चले जाओ। अब अरुण क्या कहता है? सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूं। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं चाहती, उसे अपनी। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूं। मधुलिका क्या है? एक कृषक बालिका। आप क्या हो? आप नंदन बिहारी और पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया और मैं क्या है, दुख से विकल हूं और मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी क्या है, भूमि दिलवा दूंगा। अब अरुण कह रहा है मधुलिका को कि तुम उदास मत हो, मैं क्या है, कौशल नरेश से तुम्हारी जो भूमि है वो दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का क्या है, राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे क्या है, बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितनी ही क्या हो, दुख हो। अब यह तुम्हारा रहस्य क्या है, कि तुम अपना रहस्य बताओ कि इतनी रात ने तुम मेरे पास क्यों आए हो। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बंध्य होता तो आज क्या है, मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर ने खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करता न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई, यानी कि आप मेरा अपमान करने के लिए यहां आए हैं। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरण में उसका जो रतन किरीट क्या होता है, मुकुट, चमक उठा। अश्व वेग से चला आ रहा था और मधुलिका क्या है, निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आघात नहीं हुई थी, यानी उसने क्या है, अरुण का जो प्रेम का निवेदन था वो अस्वीकार करके वो स्वयं भी क्या है, आहत हुई थी।
उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से रो उड़ती हुई धूल देखने लगी, यानी उसके जाने के बाद वह रोने लगी और जो धूल उड़ रही थी उसको देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती थी और चौथे पैर क्या थी, रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर में, पर्ण यानी जो पत्तों की कुटिया थी, सूखे डंठलों से उसकी दीवार बना दी थी। मधुलिका का वह अभाग्य था। अभाग्य क्यों? क्योंकि उसने जो अरुण का जो निवेदन अस्वीकार का, वरना वो आज कहाँ होती, महलों में। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसकी क्या थी, सांसों को बिताने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की क्रांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगी। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूम, मधुलिका का छाजन टपक रहा था, यानी छत टपक रही थी। ओढ़ने की कमी थी। यह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी असहायता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों बाद उस बीती बात का क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है। किस बात का? अरुण राजकुमार वाली बात का। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे, यानी यह बात कितने वर्ष पुरानी होगी? 3 वर्ष। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, यानी जो युवक राजकुमार था उसने क्या कहा था, वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाट्यकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? अब की राजकुमार ने मुझसे क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उस सौपन सी बातों का क्या है, स्मरण रख सकता समय और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस कालीन निशा यानी रात्रि में यह कहने का साहस करता, हाय रे री विडम्बना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी, यानी जो 3 साल पहले की घटना को लौटा लेने के लिए। दरिद्रता की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर यानी उतावला कर दिया था। मगध के प्रासाद भाला के वैभव का जो काल्पनिक चित्र उन जो सूखे डंठलों की रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता दिखाई देने लगा। यानी उसको क्या देखने लगा कि मगध की जो राजप्रसाद है वो महल उसको दिखाई देने लगे। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में क्या है, जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया मन ही मन कह रही थी। यानी उसको तो वो क्या है, अपने हाथ से निकल गया। खिलवाड़ी शिशु यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जुगनू क्या होता है, रात में एक चमकने वाला एक कैसे छोटा सा कीड़ा होता है, ऐसे लग रहा है जैसे दीपक जल रहा हो, तो उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही क्या थी, मधुलिका उसे को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह उसके हाथों से निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी झोपड़ी के लिए कांप उठी, यानी अपनी जर्जर झोपड़ी, यानी ज्यादा बारिश होगी तो क्या है, वो झोपड़ी गिर जाएगी। सहसा बाहर शब्द हुआ, क्या कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। कोई आश्रय मांगने के लिए आया। कहाँ? मधुलिका की झोपड़ी के आगे। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े हुए खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार, यानी राजकुमार अरुण था। कहाँ का राजकुमार? मगध का। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। युवक ने भी उसको पहचान लिया। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर, यानी 3 वर्षों के बाद। अरुण ने कहा, कितना समझाया था मैंने तुम्हें, परंतु अरुण कह रहा है कि मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करके देना नहीं चाहती थी, और उसने क्या कहा कि और
आज आपकी यह दशा, यानी मेरी तो दशा होगी है, लेकिन आपकी भी दशा क्या है, अच्छी नहीं है, तो आपकी दशा यह कैसी होगी। सिर झुकाकर अरुण ने कहा कि मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने के लिए आया हूं। यानी मैं क्या हूं, कौशल का जो राजकुमार हूं, वहां से निर्वासित कर दिया गया है मगध का राजकुमार, और कहां आया हूं, कौशल में। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे, एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक क्या है, विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, रात यानी रात्रि, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीप, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहवर के द्वार पर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। मधुलिका की वाणी में क्या था, उत्साह था, लेकिन जो अरुण था वो क्या था, अत्यंत सावधान होकर बात कर रहा था। अब अरुण क्या कहते, मधुलिका ने पूछा, क्या पूछा, जब तुम अपनी विपन्न अवस्था, यानी जो अपनी क्या है, दुर्दशा में हो, तो फिर इतने सैनिकों का साथ रखने का क्या आवश्यकता है, यानी तुम इतने सैनिक क्यों आवश्यक साथ में रखते हो। मधुलिका, बाहुबल ही वीरों की आजीविका। क्वेश्चन आ सकता है कि मधुलिका की बाहुबली ही तो वीरों की आजीविका, यह कथन किसका है, कौशल के राजा का, कौशल के युवराज का, या मधुलिका का। तो ये किसका है, जो कौशल का राजकुमार है, कौन, अरुण का यह कथन है। ये मेरे जीवन के साथी है, कौन, जो मेरे सैनिक है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और करता भी का, क्यों, हम लोग परिश्रम से कमाते हैं और खाते हैं, तो तुम नहीं कमा सकते। भूल न करो कि मैं अपने बाहुबल पर भरोसा रखता हूं, यानी मुझे अपनी बाजुओं पर भरोसा है, जो नए राज्य की स्थापना कर सकता है, और निराश क्यों हो जाऊं। अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कहना चाहता था पर कह न सकता था। नवीन राज्य, ओह, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे, कोई ढंग बताओ तो मैं भी क्या है, कल्पना का आनंद लूं। मधुलिका इस बात को क्या है, मजाक में ले लेती है। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के समान सिंहासन पर बैठाऊंगा, तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में क्या है, सरलता, मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा और दबंध मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार, यानी कि आज मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वृक्ष तल फूल उठा, वह हाँ भी नहीं कह सकी और न भी नहीं। अरुण ने उसकी इस अवस्था का अनुभव कर लिया, यानी क्या है, वो अब खुश है। कुशल मनुष्य के सामने उसके अवसर को हाथ से न जाने दिया। कौन सा अवसर, अब उसने क्या कहा, तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिका, यानी ये जो कौशल नरेश है, इसको मैं पराजित करके क्या है, तुम्हें इसके सिंहासन पर बैठा दूं। अरुण के खड़ग का आतंक देखूंगी, खड़ग किसको कहते हैं, तलवार को। मधुलिका एक बार कांप उठी, वह कहना चाहती थी, किंतु उसके मुंह से निकला क्या, सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। कब से, जब वो कहाँ गए थे, किस लिए चिंतित थे, जब तुमने क्या किया था, उन्होंने तुम्हारा खेत लिया था। यह मैं जानता हूं कि तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे, और यह मुझे विदित है क्या कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ क्या है, पहाड़ी दस्यु क्या होते हैं, कि जो डाकू हैं उनके लिए वो गए हैं। दस्यु यानी डाकुओं को दमन करने के लिए भूत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी, दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वही करूंगी। मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा, मधुलिका प्रेमवश हो गई थी, क्या कहा, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। अब स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए एक चामर धारिणी युवती, एक जो चामर धारिणी युवती है, वो पीछे पीछे खड़ी अपनी कलाई से बड़ी कुशलता से घुमा रही है, यानी पंखा हिला रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन और उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है,
प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है? ओह, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हें कहीं देखा है? तो उसने क्या कहा, 3 वर्ष हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? फिर यानी तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, यानी जो मेरी खेत की भूमि थी उतनी ही भूमि मुझे चाहिए। कहाँ चाहिए? कि दुर्ग के दक्षिण नाले के पास। अब दुर्ग के जो आसपास की भूमि होती है वो सामरिक रूप से बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि क्या है, अगर उस वहां से अगर वो नाल उसमें अगर कृषि होने लग जाएगी तो वो क्या है, वहां से कहीं भी आक्रमण हो सकता है। और समीप की जो जंगली भूमि में मैं अपनी खेती करूंगी, यानी मुझे दुर्ग के दक्षिण नाले के पास जो जंगली भूमि है वो चाहिए। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा और भूमि को समतल भी बनाना, यानी वहां मैं रहूंगी तो कोई मुझे वहां अगर कोई विपदा आएगी तो मनुष्यों से वह मेरी रक्षा करेगा और जो भूमि है उसको भी समतल बनाने में मेरी सहायता करेगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है और 30 वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। पहली बात तो वह एक उबड़ खाबड़ भूमि है, और लेकिन वो क्या है, दुर्ग के पास है तो क्या महत्व रखती है? सैनिक महत्व रखती है। अगर उसको समतल कर दिया तो क्या है, शत्रु सेना कभी भी आक्रमण कर सकती है। तो फिर निराश लौट जाऊं। सिंह मित्र की कन्या। मधुलिका किसकी बेटी थी? सिंह मित्र। सिंह मित्र कौन सा? जिसने वाराणसी के युद्ध में क्या है, कौशल की किससे रक्षा की थी? मगध से। तुम्हारी यह प्रार्थना देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रम जीवियों को उसमें लगाओ, यानी जो श्रमिक है उनको लगाओ। मैं अमत यानी मंत्री को आज्ञा देकर आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। अब दुर्ग के दक्षिण भाग में वाले नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों का पद संचार से जंगल की शून्यता भंग हो रही है, यानी जंगल में तो सिर्फ क्या होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, लेकिन आज पद संचार यानी जो मनुष्यों के पैरों के जो चाप है उससे क्या हो रही है, जो शून्यता यानी जो सुनसानपन है वो भंग हो रहा है। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काट कर पथ बन रहा था, यानी रास्ता बना रहे थे। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था, क्योंकि जंगल था तो वहां ऐसे ही कोई नहीं आता था। फिर अब महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था। किसी को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि यहाँ क्या था, मधुलिका को यह खेत दे दिया गया था। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी और जो पक्षी है वो निविड़ यानी वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपनी नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। नीड़ यानी घोंसलों में जब पक्षीगण आ रहे थे, उस निविड़ यानी जो सुनसान जंगल में ये क्या है, उनको देख के शोर मचाने लगे, यानी प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुममुट से क्या है, घूमकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, क्या कहा कि 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेरव कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा क्या है, अभिषेक होगा। यानी कब होगा? 4 पहर के बाद कौशल की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती में। मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों से, यानी तुम सिर्फ 100 सैनिकों से मगध पर की राजधानी पर आक्रमण कर दोगे और मुझे वहां की रानी बना दोगे। रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिका, जो तुमको इस विजय पर विश्वास है कि मधुलिका कह रही है कि तुम्हें इस विजय पर विश्वास है कि तुम 100 सैनिकों से श्रावस्ती के और जो ये कौशल का दुर्ग है उस पर अधिकार कर लोगे। अवश्य तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा क्या है, लीला निकेतन होगा, यानी तुम महलों की रानी बन जाओगी। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संसंग थी, यानी वो उससे प्रेम करती थी, साथ में शंका भी थी कि कहीं उसका अहित न हो जाए।
वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठी तो अरुण उसका समाधान कर देता। कभी कभी वह प्रश्न पूछती, अगर हार गई ऐसे, तो वो अरुण उसका क्या है, समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर, किसने, अरुण ने, अच्छा अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपर से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक क्या है, पूरा कर लेना चाहिए, इसलिए रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई कर्म से बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी झोंपड़ी की ओर चल रही। पंथ अंधकार में था। रास्ता कैसा था, अंधकार में। और मधुलिका का हृदय भी क्या था, निविड़तम से घिरा था, यानी उसमें एकदम खालीपन। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट होगी। विचलित क्यों हो गया, क्योंकि उसको अपने जो देश था, यानी जो कौशल की थी, वो कौशल की ये क्या थी, नागरिक, तो उसको अपने पिता की वीरता का याद आया और जो मधुरता यानी जो प्रेम था वो नष्ट हो गया। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, कि श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मगध कौशल का चीर शत्रु है, ओहो उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था कि सिंह मित्र की कन्या, मधुलिका किसकी थी, सिंह मित्र की। सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, और उसी की कन्या क्या गद्दारी कर रही है, आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे हो। वह पागली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। रात एक पैर बीत चुकी थी और आक्रमण कब होने वाला था, तीसरे पैर में। पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त यानी पागल सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो रही थी। कभी तो उसका पिता दिखता, कभी उसका प्रेमी अरुण। उसे सामने आलोक दिखाई दिया यानी रोशनी। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे। कौन था ये, जो उनका सेनापति, कहाँ का, कौशल का। आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्वे की वल्गा थी, यानी उसकी जो रस्सी थी वो थी। दाहिने हाथ में नगन खड़ग यानी नंगी तलवार। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी। मधुलिका बीच से हिली नहीं, परंतु सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन, कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री। कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दी। रमणी जैसे विकराल गर्द स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मैंने मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया। सेनापति हंस पड़े, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो, क्या है स्पष्ट कहे। श्रावस्ती का दुर्ग एक पैर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, यानी किसके, डाकुओं के। दक्षिण नाले के पार से उनका आक्रमण होगा। अब सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है। मैं सच कह रही हूं, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दे दी। कितने सैनिक गए, 80। और स्वयं क्या है, अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई, यानी घोड़े पे बैठा दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र है। इस रात्रि में क्या है, अपने विगत वैभव का सौपन देख रहा है। यानी जो कौशल है उसका कभी भूत वैभव था, लेकिन विभिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया और अब वह सिर्फ क्या है, कई गांवों का अधिपति हो गया था। फिर भी उसके साथ क्या है, कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वहीं लोगों की ईर्ष्या का क्या है, कारण है। दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे जब थोड़े से अश्वारोही बड़ी वेग से आते हुए दुर्ग पर रुके। जब उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, तब द्वार खुला, यानी सेनापति को पहचान के क्या थे, उन्होंने द्वार खोल दिया। सेनापति घोड़े की पीठ पर उतरे और उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे। पहले कितने भेजे थे, 80। सेनापति की जय हो, 200।
अब कौशल पहले इतना बड़ा राज्य था और अब मात्र यहाँ 500 या 1000 के लगभग ही क्या है सैनिक है। उसे शीघ्र ही एकत्रित करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप क्या है दुर्ग के दक्षिण नाले की ओर चल जाओ। आलोक और शब्द न हो, यानी आप लोगों को क्या है कोई मसाल वगैरह नहीं जलानी है। और कहाँ चले जाओ? दुर्ग के दक्षिण नाले में। पहले कितने भेज दिए थे? 80। दुर्ग में कितने थे? 200। अब 200 में से कितने को भेज दिया? 100। तो वहां टोटल कितने पूछ जाएंगे? 180। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत देकर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रत्यहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। किसकी वजह? कौन स्त्री? मधुलिका। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? कोई बाधा नहीं सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप इसे भूमि दे दी है। क्या तुम इसी संबंध में कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने मुझे यह संदेश दिया है। अब राजा ने क्या है मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही है। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव, कि यह सत्य है। राजा ने सेनापति से कहा, क्या कहा? सैनिकों को एकत्रित करके चलो, मैं अभी आता हूं। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर क्या है कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने क्या है पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन क्या है आतंकवादियों का प्रबंध कर दो। यानी कि तुम यहीं ठहरो, मैं पहले जो आतंकवादी ये जो दूसरे दस्यु जो डाकू है इनका क्या है मैं पहले समाधान कर दूं। अभी जो पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो अरुण था वो कहाँ का राजकुमार था? कौशल का, मगध का, श्रावस्ती का या अंग का? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी चैनल पर एनसीईआरटी की भी बुक्स भी करवाई जा रही है। 6 से लेकर 8 तक की जो 1 लाइनर है हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी गई है। और अपना एक टेलीग्राम भी चैनल है स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो आप उसको भी ज्वाइन करें, ये पीडीएफ वहां डाल दी जाएगी। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग क्या है उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक क्या है दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुक्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप क्या है दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार भरी, क्या भरी? वध करो, वध करो। राजा ने सहमत होकर कहा, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी होगी। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना है हो मांग। वह चुप रही। राजा ने क्या कहा कि मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझको देता हूं। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले। तो मुझे भी क्या है प्राण दंड मिले। क्यों मिले? क्योंकि जो ये अरुण की योजना थी उसमें मैं भी क्या थी सहभागी थी। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास खड़ी होगी। अब ये अध्याय कंप्लीट हो गया, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इसके शब्दार्थ। प्राचीर परकोटा, 4 दीवारी यानी जो 4 दीवारी होती है यानी परकोटा। उर्वरा यानी उपजाऊ। सूंड हाथी की सूंड। स्व सत्यन यानी मांगलिक कार्य। खिले खिलौने खिल बतासे। कोसे वसन यानी रेशमी बस्तर। अलको यानी बाल। केस सुबर यानी अलको क्या हो गया बाल और केस। सुबर यानी सफेद। श्रम कणों यानी उसके माथे पर क्या थी सफेद श्रम कणों की बूंदे थी। शिथिलता थकान। कृत्य कार्य। न्यौछावर यानी अर्पण। ऊर्जित क्या होता है ऊर्जावान। निस्तब्ध निश्चेष्ट। दृष्टिपात देखना। अनुग्रह कृपा। रतन किरीट यानी किरीट क्या होता है मुकुट। रत्नों का मुकुट। निष्ठुर कठोर। पर्ण कुटीर यानी पत्तों से बनी झोपड़ी। दस्युओं डाकुओं। दारुण करुण।
श्रमजीवियों यानी श्रम कर कर जीने वाले, अमात्य यानी मंत्री, पद संचार यानी चहलकदमी हो रही थी। कहाँ हो रही थी? जंगल में। क्यों? क्योंकि जो दक्षिणी नाला था वहां वो भूमि किसको दी थी? मधुलिका को। कोलाहल जोर जोर से आवाजें करने लगा। जीर्ण पुराना टूटा फूटा। निकेतन क्या होता है? ग्रह। विक्षिप्त सी यानी पागलों सी। उल्काधारी यानी मसाल लिए हुए, यानी वो जो सैनिक थे वो क्या लिए थे? मसाल लिए हुए साथ में आ रहे थे। प्रतिहारी सेवक रक्षक। आतताइयों यानी आतंकवादियों। आबाल यानी वृद्ध बालक और वृद्ध। अब मधुलिका, अब इसके क्वेश्चन आंसर का मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। क्यों हो गई थी? पहले मधुरता किस बात की थी? कि वो अरुण से प्रेम करती है और बाद में क्या है? वो कौशल की रानी बनेगी। और विचलित क्यों हुई? क्योंकि जब उसको याद आया कि मेरे पिता तो इतने बहादुर सैनिक थे और मैं क्या है? विश्वासघात कर रही हूं कि तो मैंने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया। मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? क्या मांगा था? अरुण के साथ मृत्यु दंड मांगा था। मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। यह कथन किसका है? मधुलिका। क्यों? क्योंकि यह उसके पूर्वजों की भूमि थी। मैं सच कह रही हूं, शीघ्रता करो। ये किसने, कब और किससे कहा था? मधुलिका ने। कब कहा था? रात्रि में। किससे कहा था? सेनापति से। मधुलिका ने कौशल में पर क्या उपकार किया था? क्या किया था? कि उसने जो 10 डाकुओं थे वहां से उन्होंने क्या है? उसको जो मगध, उसकी जो योजना थी वो क्या था? सेनापति को बता दिया था और ये उपकार किया कि उससे कारण क्या है? जो श्रावस्ती का दुर्ग है वो दस्युओं के हाथों में जाने से बच गया था। अरुण कौन था? मगध का निर्वासित राजकुमार। मधुलिका ने अपने लिए भूमि कहाँ मांगी थी? दुर्ग के दक्षिण नाले में। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अभी एकदम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि कौशल का क्या नियम था? कि प्रतिवर्ष राजा को क्या बनना पड़ता था? कृषक था। और यह घटना की कब की हो गई थी? बाद में इसको 3 वर्ष हो गए थे। और जो उत्सव देखने अरुण आया था वह कहाँ का राजकुमार था? वह मगध का राजकुमार था। और कोसे वस्त्र पहने हुए राजा को बीज कौन दे रही थी? मधुलिका। कौन दे रही थी? मधुलिका कौन थी? एक कृषक बालिका थी। बाद में ये इसको क्या हुआ? 3 वर्ष बाद किसकी याद आती है? राजकुमार अरुण की। और जब ये इसने भूमि दी थी तो भूमि का क्या है? 4 मूल्य मिलता है। लेकिन इसने क्या किया? जो सारी मुद्राएं थी वो राजा पर न्यौछावर कर दी। और इसने क्या कहा कि जो जो क्या है? सारी प्रजा एक समान है, तो मैं ये अनुग्रह स्वीकार नहीं करूंगी। और ये जो मधुलिका थी वो किसकी बेटी थी? सिंह मित्र की। सिंह मित्र कौन था? जिसने वाराणसी के युद्ध में मगध से कौशल की क्या की थी? रक्षा की थी। बाद में जब अरुण आता है तो उसके बाद में मधुलिका क्या करती है? राजा से कहाँ भूमि मांगती है? दुर्ग के दक्षिणी नाले के पास मांगती है। लेकिन बाद में जब उसको क्या है? उसकी ये याद आती है कि भी मेरे पिता ने क्या किया था? वीरता से अपने प्राण त्यागे थे और मैं क्या है? मगध के साथ, कौशल के साथ क्या है? विश्वासघात कर रही हूँ। तो इसने क्या है? सारी योजना वृद्ध सेनापति को बता दी। और उसने किसको बता दी थी? राजा को। और बाद में जो अरुण को है तो क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। और मधुलिका ने भी क्या उपहार मांगा था? मृत्युदंड ही मांगा था। इस कहानी में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।